कर बहुत बड़ा कर दिया उसको। मैंने आशा है तो कल यही आपका सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। अभी 15 मिनट बाद टीपीए का लेक्चर चलेगा भाई।
आइए बैठिए, 2-4 मिनट तो लोग पंचौरा करेंगे। बैठिए हो। आह, आइए भाई अंदर बैठिए, शुरू किया जाए क्लास। देखिए, फिर एक बार थोड़ा बहुत दोहराना पड़ेगा सेक्शन 7, तब 8 चला जाए। 8 से भी आपका प्री में क्वेश्चन बना है, उसको हम बताएंगे टेक्निकल, एक पॉइंट केवल बना है भाई आपका। देखिए सेक्शन 7 फिर हम बताते हैं भाई एक बार। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा, यानी कि संपत्ति का ट्रांसफर करने के लिए, या उसको संक्रमण कहा जाता है। संपत्ति का संक्रमण करने में कौन व्यक्ति सक्षम होगा, इसके लिए आपका प्रावधान किया गया है। पहला सक्षमता ये दी गई है कि वह कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हो। और कल बताया, पिछले टर्म पर बताया गया था कि संविदा करने में कौन सक्षम होगा। तो इसके लिए आपका संविदा अधिनियम की कौन सी धारा कवर करनी पड़ेगी, 11। तीन, सक्षमता जो वयस्क हो, दूसरा जो स्वैच्छिक हो, और तीसरा जो कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित, यानी कि अयोग्य मतलब हम बताए थे निरर्हित या डिस्क्वालीफाई घोषित न हो। ये पहला नियम। अब वहाँ डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। दूसरा, जो अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, हकदार हो मतलब कि स्वामी हो, या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा अथराइज हो। इसी में सिद्धांत एक आता है, सिद्धांत भी आपको देखना है जो पूछा जाता है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का अंतरण नहीं कर सकता। यानी कि जितना हक जिस संपत्ति में वह रखता है, दूसरे व्यक्ति को केवल उतना ही हक वह अंतरित कर सकता है, दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन अपवाद भी याद रखना है। इस सिद्धांत के 3 सेक्शन अपवाद हैं। आपका 35, दूसरा कौन बताया गया था 41, तीसरा कौन 43। इसको आपका जो बिहार में क्वेश्चन बैठिए, जो बिहार में क्वेश्चन बनता है वह आपका माल विक्रय अधिनियम से क्वेश्चन बनता है। तो माल विक्रय अधिनियम की धारा 27, उसमें बैरेक्ट में ही जोड़ लीजिए। जो ये मैक्सिम है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 27 में समाहित है, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। और यहाँ से आपका बिहार में प्री में क्वेश्चन बनता है। तो जो धारा 7 में मैक्सिम टीपीए की है, वही मैक्सिम किस धारा में है माल विक्रय अधिनियम की, तो धारा 27। उसका अपवाद है 28, 29, 30। वहां भी पूछ सकता है कि धारा 27 का कौन सी धारा अपवाद है, तो माल विक्रय अधिनियम की धारा कौन कौन, 28, 29, 30। अभी ज्यादा न जानिए। अगला देखिए, इसके बाद ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतः कर सकता है, यानी कि अपना पूरा हिस्सा बेच दे, या भागतः कर सकता है, मैंने कुछ हिस्सा बेचे। आत्यांतिक या सशर्त रूप से, आत्यांतिक माने पूर्ण रूप से, यानी कि बिना किसी शर्त के ट्रांसफर कर दे, या शर्त सहित करे। तो शर्त में भी बताया गया था कि अगर टीपीए की सेक्शन 10, 11 और 12 वाली शर्त है तो शर्त शून्य होगी, अंतरण सही होगा, वैलिड होगा। में आ जाती है शर्त, अंतरण भी शून्य और शर्त भी क्या होगा, शून्य। ये याद रखना है। उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में का मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्ति हमेशा ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है, और वो आगे बताया जाएगा उतने विस्तार तक और उस प्रकार से। तो प्रकार अभी हम धारा 9 में, 8 में, 9 में बताएंगे। और उतने विस्तार तक, उतने विस्तार तक का मतलब कि किस सीमा तक वह ट्रांसफर कर सकता है,
कौन सा अधिकार दे सकता है, तो जो कानून में लिखा गया है उसका भी क्या करना पड़ेगा, अंतरण करते समय पालन। और जैसे कि SC ST एक्ट पर हैं, विस्तार एक वहाँ उदाहरण समझिए। जो एस भाई उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2006 आप पढ़ेंगे आगे, उसमें है कि कोई SC का कैटेगरी का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि, आवासीय नहीं, कृषि भूमि का ट्रांसफर दूसरे को तभी कर सकता है जब ट्रांसफर करने के बाद लगभग 5 बीघा जमीन उसके पास बची रहे। तो इसका उपाय लोग क्या करते हैं कि किसी SC से SC को ट्रांसफर कराते हैं पहले, जिसके पास 5 बीघा से अधिक जमीन हो, और फिर DM से अनुमति लेकर और फिर अपने नाम कराते हैं। या दूसरा उपाय यह है कि कृषि भूमि को लैंड यूज है, लैंड का नेचर कन्वर्ट कराइए, 143 की घोषणा कराइए, यानी कि आप ये घोषणा कराइए कि अब ये कृषि भूमि नहीं, कौन भूमि घोषित की जाए, आवासीय। और आवासीय में ये जो नियम है लागू, तो उपाय हैं, उपाय आपका है, लेकिन इसमें भी आपका पैसा लगेगा, यानी कि पैसा दीजिए तभी तो घोषणा होगी। ऐसे तो DM और SDM से आप घोषित नहीं कर देंगे कि ये कृषि भूमि हम नहीं मानी जाएगी, ये क्या हो गई। तो ये सेक्शन 7 कल बताया गया था, फिर एक बार दोहराया गया। आइए सेक्शन 8 देखा जाए। सेक्शन 8 से जो क्वेश्चन बनता है, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि आपका इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, अंतरण का प्रभाव कहाँ दिया गया है, तो अंतरण का प्रभाव सेक्शन 8 में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सुखाधिकार अंतरित किया जाता है कि स्वतः अंतरित हो जाता है, तो स्वतः हो जाता है, अलग से अंतरित करने की आवश्यकता। सेक्शन 6 कवर करेंगे कि सुखाधिकार संपत्ति से पृथक अलग नहीं, माने पृथक ट्रांसफर नहीं किया जाता, क्योंकि वह तो संपत्ति से ही क्या रहता है, जुड़ा। एक जो टेक्निकल क्वेश्चन सेक्शन 8 में आ सकता है, वह आ सकता है कि अंतरण का प्रभाव क्या नहीं होगा। और यहीं आपका एक लाइन याद रखना है, जो अगर अनयोज्य दावे का अंतरण किया जाता है या ऋण का अंतरण किया जाता है, तो जिस दिन ऋण का अंतरण किया गया उसके पहले का ब्याज अंतरित नहीं होता। ये टेक्निकल क्वेश्चन आपका बहुत अंदर जाए तो पूछ सकता है, थोड़ा इसको समझने का नए लोग प्रयास करें भाई। मान लीजिए A ने B को 5,000 रुपया उधार दिया है 5% ब्याज की दर पर, और A इस उधार को ट्रांसफर कर रहा है किसको, C को। इसे हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर, हिंदी में योज्य दावे का। अब 1 जनवरी को ट्रांसफर किया गया, तो C इस 5,000 का तो हकदार होगा B से वसूलने का, लेकिन जो ब्याज C पाएगा, याद रखिएगा, वह किस जनवरी से वसूलने का हकदार होगा, 1 जनवरी के बाद से 1 जनवरी के पहले का ब्याज C को ट्रांसफर नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से कहाँ लिखा गया है, बेयर एक्ट में। तो अब इतना अगर याद रहे तो सेक्शन 8 काम कर जाएगा, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं। इसको कोरिलेट भी करना है कि आपका इफेक्ट को या प्रभाव को या परिणाम को आपका एविडेंस की किस धारा में सुसंगत बताया गया है, यानी कि प्रत्येक घटना अपना कुछ न कुछ प्रभाव इफेक्ट छोड़ जाती हैं, और वह इफेक्ट किस सेक्शन में एविडेंस के साक्ष्य में उचित माना गया है, सेक्शन 7, यानी कि किस धारा में, 7 में। जैसे कि आपका पैरों के निशान बिखरे पड़े हैं, यानी कि गुत्थम गुत्थी, इसका मतलब ये हुआ कि मरने वाले ने मरने से पहले अभियुक्तों से विरोध किया होगा, लड़ाई की होगी, अंत तक वह लड़ा होगा, तभी तो पैरों के चिन्ह क्या हुए हैं, माने जो चिन्ह बने हैं जमीन पर वह अस्त व्यस्त है।
तो पैरों के चिन्ह किस धारा में सुसंगत होते हैं, उचित माने जाते हैं? तो सेक्शन 7 किस रूप में? इफेक्ट। इफेक्ट माने प्रभाव। अब देखिए आपका बेयर एक्ट अब सही रहेगा, कोरिलेशन भी होगा। कि इसका मतलब एक उदाहरण भी बना दिया जाए भाई। मान लीजिए ए अपना मकान बी को बेचता है, तो इस बेचने का प्रभाव क्या होगा, यही आपका जानना है। और प्रभाव किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 8 में। देखिए, जब तक कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त न हो या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो। इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई विपरीत बात आपका दस्तावेज में न लिखी गई हो या इम्प्लाइड न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे बातें हम बताएंगे वे बातें विफल हो सकती हैं अगर इन बातों के विपरीत बातें दस्तावेज में क्या की गई हों, या तो लिखी गई हों या आवश्यक रूप से विवक्षित हो। विवक्षित माने इम्प्लाइड हो, यानी कि आवश्यक रूप से उसे माना जाता हो, हर एक विलेख में माना जाता हो। तो भाई फिर एक बार हम बता दें इसको, क्योंकि पहला शब्द महत्वपूर्ण है ये भी, कि ये जो बातें हम प्रभाव बताएंगे, ये प्रभाव विफल हो किया जा सकता है पक्षकारों द्वारा। कैसे? या तो दस्तावेज में इसके विरुद्ध बातें लिखी जाए या विवक्षित ये बातें हो, तब विफल हो जाएगा 8 की बातें। और नहीं कुछ लिखा गया है तो सेक्शन 8 की बातें क्या होगी? लागू। क्या क्या बातें हैं देखिए। संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगतियों में के, विधिक प्रसंगतियां माने अधिकार, प्रयोग का अधिकार, जाने का अधिकार, उसमें मकान में घुसने का अधिकार, ये क्या है? जो हित हैं, ये आपका क्या है? विधिक प्रसंगतियां। हेलो, ये विधिक प्रसंगतियां कही जाती हैं। आगे देखिए, में के उन समस्त हित का संक्रामण कर देता है जिसका संक्रामण करने के लिए अंतरक तब समर्थ हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने अपना मकान बी को बेचा तो जितनी विधिक अधिकार हैं या हित हैं वह तत्काल, तत्काल मतलब कि अभी के अभी, किस आपका उस संपत्ति में जो ए का अधिकार था वह अधिकार तत्काल किसमें निहित हो जाएगा? बी में। अगर अधिकार को सस्पेंड करना है तो इसके लिए कागज में स्पष्ट लिखा जाएगा कि हे बी, तुम्हें कब्जा हम 15 दिन बाद देंगे। और नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ कि बी जैसे ही ए ने बी को बेचा, बी उस जमीन पर तत्काल क्या पा लिया? कब्जा। लेकिन इसके विपरीत बात लिखी जा सकती है, और लिखी जाएगी तो धारा 10, 11, 12, 17 ये सब बताया जाएगा। इसके विपरीत बात क्या की जा सकती है? दस्तावेज में लिखी जा सकती है। दूसरा देखिए, ऐसी प्रसंगतियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो प्रसंगतियां माने जमीन से जुड़े हुए लाभ या हित। तो वही मैं 2-3 बताया भी, और इसका कुछ उल्लेख भी किया गया है कि ऐसी प्रसंगतियों के अंतर्गत आते हैं जहाँ की संपत्ति भूमि हो, वहाँ उससे उपाबद्ध सुखाचार। अभी परसों नरसों ही बताया गया था कि सुखाधिकार पृथकतः ट्रांसफर किया जाता है कि अपने आप ट्रांसफर हो जाता है अपने आप। तो इन ये जो सुखाधिकार का यूज कर रहा था उस संपत्ति पर, अब किसको इस उदाहरण में मिल जाएगा? बी को। अपने आप की कुछ करना है अपने आप। सुखाधिकार, उसके बाद अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान उसके भाटक और लाभ तथा भूबद्ध सब चीजें, यानी कि अंतरण के पश्चात। तो उदाहरण पकड़े रहिए, किस तारीख को अंतरण किया है? 1 जनवरी, ये लेकर चला जाए। 1 जनवरी को ए ने अपना मकान बी को बेचा है,
तो बी को और क्या क्या उस मकान से प्राप्त हो जाएगा, उसके भाटक। भाटक का मतलब हुआ किराया। तो किराए पर भी नियम है, यानी कि 1 जनवरी से अब किराया पाने का हकदार ए होगा कि बी होगा। अब आप लोग बताइए, मान लीजिए 15 जनवरी को बी ने खरीदा, तो अगर दस्तावेज में स्पष्ट कुछ लिखा न गया हो तो बताइए किराया कौन पाएगा। भाई 15 जनवरी को यानी कि 15 दिन तो स्वामी कौन रहा, और 15 दिन महीने में। तो अब है, किराया दे रहे हैं, तो फिर याद रखिए 15 दिन का किराया कौन पाएगा, ए। और 15 दिन का, अब आप कहेंगे कि ये नियम कहाँ है, तो अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये नियम आपका 36 और 37 में, एक आपका संपदा द्वारा विभाजन, ये उत्तराखंड पूछा गया था भाई, एक सेकंड। 36 भाई देखा जाए, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आया भी था ये क्वेश्चन, उसको आगे बताया जाएगा प्री के लिए वो, लेकिन एक बार, नहीं एक सेकंड भाई उसको, हाँ ठीक है भाई 36 में है। अब समय द्वारा प्रभाजन ये पूछा गया था उत्तराखंड में कि समय द्वारा प्रभाजन का सिद्धांत किस धारा में है, तो आपका 36। जो हमने नियम बताया, ये नियम किस धारा में समाहित हैं, तो 36 याद रखिएगा। अब एक एक भाई छोटी छोटी बातें थोड़ा गौर करिए। अगला देखिए, इसके बाद लाभ, माने उस मकान से, मकान ही अंतरित भूमि माने आपका उस मकान से उत्पन्न लाभ जितने होंगे वह बी को जाएंगे, और भूबद्ध सब चीजें, यानी कि जो चीजें उस जमीन से जुड़ी हुई हैं अस्थायी रूप से, वह सब चीजें अब तत्काल किसको मिल जाएगी, बी को। लेकिन ये कब, जब तक कि इसके विपरीत कोई बात दस्तावेज में लिखी न गई। अगला देखिए, और जहाँ की संपत्ति भूबद्ध मशीनरी हो तो उसके जंगम भाग, यानी कि मशीनरी है तो उसके चल, यानी कि आपका कल पुर्जे और इंच उंच भी मिल जाएगा, जब तक कि विपरीत आशय प्रतीत न हो। अगला है, जहाँ की संपत्ति कोई घर हो, तो घर हो तो क्या क्या मिलेगा, तो ताला मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा, छड़ें मिल जाएगी, आपका खिड़कियां मिल जाएगी, द्वार मिल जाएंगी, अन्य सभी, यानी कि ताला चाबी भी क्या लोग कर देते हैं, दे देते हैं। मैंने इसके बाद तो सुखाधिकार और तो मिलेगा ही, लेकिन ताला चाबी, दरवाजा ये नहीं कि घर बेचे तो दरवाजा उखाड़ ले गए। कई लोग होते हैं कि खिड़की भी उखाड़ ले जाते हैं, तो ये सब नहीं। हाँ टोटी भी लेकर चले जाते हैं आगे देखिए भाई, और जहाँ की संपत्ति कोई ऋण या अन्य अनियोजित दावा हो, ये नोट्स का दीजिए, नोट्स रख लीजिए, बाद में आपका उनको पैसा दिया जाएगा। बैठे हैं क्या, बैठे तो नहीं है ना। देखिए वो नहीं होंगे, चले गए होंगे, तब वो नोट्स का दीजिए, रख दें अपना, बैठे। हाँ, अब बाद में हम फोन कर लेंगे। देखिए, और जहाँ की संपत्ति कोई ऋण या अन्य अनियोज्य दावा है, तो ऋण या अनियोज्य दावा है तो भाई ऋण ट्रांसफर हो जाएगा। उस जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके बाद ब्याज भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक शब्द जो है ये फंसा सकता है, किंतु अंतरण के पूर्व उत्पन्न ब्याज की बकाया नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होगी। और अभी हमने अच्छा उदाहरण भी बताया, फिर एक बार देखिए, ए बी को 1 जनवरी को 5 माने ए बी को दिया है पैसा, और जो पैसा दिया है वह 5,000, और इस पैसे को किसको ट्रांसफर ए कर देता है, सी को। तो भाई 1 जनवरी को करता है तो 1 जनवरी से पैसा बी से वसूल करने का अब हकदार कौन हो गया, सी। और इस आपका, और 1 जनवरी के बाद जो ब्याज 5,000 का होगा उसको भी कौन वसूल करने का हकदार होगा, सी। लेकिन 1 जनवरी के पहले का जो ब्याज बकाया है, क्या सी उसको वसूलने का हकदार होगा कि नहीं, नहीं होगा।
लेकिन ये कब हो सकता है? जब इसके विपरीत बात विलेख में स्पष्ट रूप से क्या हो, माने अगर विलेख में लिख दिया गया कि 1 जनवरी के पहले का ब्याज भी तुम वसूल करने के क्या हो गए हकदार, तब ये पॉइंट पकड़े रहिएगा। अंतिम देखिए, और जहाँ की संपत्ति धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति हो, वहाँ अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात प्रोद्भवमान उसका ब्याज आ जाए, ब्याज या आय तो बता ही दिया गया। धन ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिस दिन ट्रांसफर किया गया उसके बाद जो ब्याज होगा वह भी आपको अपने आप क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। लेकिन एक ही पॉइंट याद रखना है कि अंतरण के पूर्व का ब्याज अपने आप अंतरित नहीं होता, जो बकाया है। इस प्रकार सेक्शन 8 भी समाप्त हो गया। अब आइए सेक्शन 9 देखा जाए। जो लोग एमपी का भाई एमपी डाले हैं या यूपी में भी, उत्तराखंड में भी आता है, सेक्शन 9 से एक क्वेश्चन आपका बनता, अभी प्री में भी बना था। यानी कि जो सेक्शन 9 हम पढ़ाएंगे यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। इसको हम लिस्ट भी बनाएंगे। देखिए, जो भी संपत्ति होती है उसका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। यानी कि ए के पास ये मकान है या ए के पास ये 500 रुपया बी ने लिया है और ए चाहता है कि इस धन को हम किसको ट्रांसफर कर दे? सी को। और सी जाकर किससे वसूले? बी से। तो आखिर ये सब जो अंतरण हो रहा है इसका ढंग क्या होगा? यानी कि इसका मतलब कि कैसे अंतरण किया जाएगा, तो सेक्शन 9 ये बताता है। आपका सेक्शन 9 आइए। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर की बात करता है, मौखिक अंतरण की बात करता है। और पहले बेरेक देखिए तब इसको बांटा जाए। पहले तो ओरल समझिए भाई क्या होता है, तब तो अंतरण करा जाए। ओरल अंतरण का मतलब ये हुआ कि मुख से बोलकर अंतरण। तो ए ने मुख से बोल दिया कि हे बी, मैं तुम्हें ये जो हे सी, जो हमारा बी 5,000 रुपया उधार लिया है, इस पैसे को मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये कैसा ट्रांसफर हो जाएगा? ओरल, मौखिक। और यही बात कागज पर क्या करे? लिख कर करे तो वह कौन हो जाएगा? रिटेन। तो आपका अब बेयरक सही रहेगा भाई, दोनों समझ लिए तो बेयरक वाले। हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ततः अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। इसको समझिए। यानी कि हर उस दशा में जहां कानून में स्पष्ट रूप से ये न लिखा गया हो कि इस संपत्ति का अंतरण लिखित में ही होगा, यानी कि रिटेन में होगा, तो ऐसी दशा में वे सभी अंतरण ओरल यानी कि मुख से बोलकर किए जा सकते हैं। अब आपका कौन सा अंतरण लिखित में होना चाहिए, कौन मौखिक हो सकता है, ये सेक्शन 9 केवल ये बता देता है। अब इसके लिए जितने अंतरण के प्रकार हैं सभी प्रकारों को देखना पड़ेगा और उसमें कैसे ट्रांसफर होगा। तो ऐसी दशा में एक लाइन पहले जानिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य में संशोधन है और अचल संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब भी ट्रांसफर होगा, चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो या उस अचल संपत्ति की कीमत 1 करोड़ हो, उत्तर प्रदेश में अब नियम यह है कि वह लिखित में होगा। यानी कि कैसे होगा? लिखित में। देखिए, उत्तर प्रदेश का नियम हम बता दिए हैं। अब ये नहीं कि कंपटीशन में भी इसको अप्लाई कर दीजिएगा। कंपटीशन के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो अंतरण हम देखें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका समव्यवहार पहले देखा जाए। 6 अंतरण आपका टीपीए में हमें पढ़ना है विशेष रूप से। कौन कौन? तो पहला आपका विक्रय, इसके बाद जो दूसरा रहेगा बंधक रहेगा, तीसरा आपका कौन सा हमें पढ़ना है आगे? पट्टा, चौथा
विनिमय, एक्सचेंज। पांचवा कौन पढ़ना है? गिफ्ट या हिबा या दान। और छठवां अन्योज्य दावा। अब इसी में आप सतर्क रहिएगा। अब इसी में विक्रय केवल किस संपत्ति का होगा? अचल। बंधक भी किस संपत्ति का? केवल अचल। पट्टा भी केवल। अब विनिमय दोनों, दान भी दोनों, और अन्योज्य दावा तो चल, जैसे कि आपका माने वही रुपया पैसा ट्रांसफर। तो सतर्क रहना है आपका। तो इसी में आपका फिर एक बार समझिए, अब ये जो 6 प्रकार के अंतरण है, इसी में अंदर से पूछा जाता है, और इसके लिए सेक्शन अब 9 नहीं काम करेगा। विक्रय में कैसे होगा विक्रय, ये हमें देखना पड़ेगा। पट्टा में कैसे पट्टा होगा, ये देखना पड़ेगा। आपका दान कैसे होगा, अलग अलग धाराओं में ये नियम उन चैप्टरों में बिखरे पड़े हैं। तो पहले हम उठाते हैं सेल या विक्रय, और सेक्शन निकाल लीजिए 54। यानी कि आपका पहला हम कौन देख रहे हैं? विक्रय के मामले में। और कौन सी धारा विक्रय का ढंग बताती है, मेथड बताती है? तो आपका 54 निकाल लीजिए भाई। बेयर निकाले रहिए, बेयर लेकर आइए टीपीए का, क्योंकि अब इतनी जहाँ जहाँ ये धाराएं ऐड होंगी वहाँ वहाँ आप तुरंत देखना पड़ेगा। और एक एक छोटी छोटी बातें कैसे पूछी गई हैं यूपी में और कैसे। देखिए आपका सेक्शन 54 में विक्रय की परिभाषा दी गई है। फिर आपका विक्रय कैसे किया जाता है, यानी कि विक्रय का मेथड या ढंग भी है, और विक्रय संविदा भी है। तो जो क्वेश्चन, विक्रय संविदा को ही एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। देखिए विक्रय, और अभी बिहार मेंस में भी आया था टीपीए में, कि विक्रय और विक्रय की संविदा में अंतर बताइए। तो विक्रय का पहले दोनों समझिए। तो अगर विक्रय लिखे, इसका मतलब कि ए ने यह मकान बी को बेच दिया है, स्वामित्व दे दिया। अगर विक्रय संविदा लिखे, उसी को सामान्य भाषा में एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है, विक्रय का करार। विक्रय संविदा लिखे, यानी कि ए ने बी से करार किया है कि 2-3 माह बाद हम इस मकान को तुम्हें क्या करेंगे? बेचेंगे। अभी बेचा नहीं है, 2-3 माह बाद या 4 माह बाद हम क्या करेंगे? तो विक्रय में स्वामित्व दे दिया जाता है, और विक्रय की संविदा में अभी स्वामित्व दिया नहीं गया, बल्कि भविष्य में शर्तों के अनुसार क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, करार ही हुआ है। अब विक्रय कैसे किया जाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका एमपी यूपी हर एक जगह पूछा जाता है। अब शब्द को पकड़िए थोड़ा, बेयर रखिए। देखिए विक्रय कैसे किया जाता है। ऐसा अंतरण 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अस्थावर संपत्ति की दशा में, यानी कि पहला नियम है। देखिए आपका, देखिए कैसे इसको तोड़ा जाता है बेयर एक्ट में भाई। एक तो मूर्त अचल संपत्ति, मूर्त अचल संपत्ति का पहले नियम जानिए। मूर्त माने कारपोरल, कारपोरल, कारपोरल का मतलब जो दिखाई दे, आंख से क्या करे? दिखाई दे। तो अगर मूर्त है और कैसी संपत्ति है, यानी कि अस्थावर संपत्ति है और दिखाई दे रही है, तो इसका ट्रांसफर कैसे होगा? पहले इसका नियम बनाइए। अगर ऐसी संपत्ति का मूल्य 100 रुपया या 100 रुपये से क्या है? अधिक, तो नियम अलग चलेगा। और ऐसी संपत्ति का मूल्य अगर 100 रुपया से क्या हो? कम, तो नियम क्या चलेगा? अलग। अब बताइए कौन सा इसमें अंतरण ओरल हो सकता है, यही क्वेश्चन है, जिसमें कीमत क्या हो। लेकिन यूपी में पूछे तो संशोधन है, और संशोधन ये है कि चाहे 1 रुपया हो कीमत या 2 रुपया, सबका अंतरण कैसे होगा? लिखित में। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, किसका माने किस संपत्ति का विक्रय मौखिक हो सकता है, पहला क्वेश्चन। तो आपका क्या जवाब रहेगा? जिस संपत्ति का मूल्य, जो अचल संपत्ति है, 100 रुपये से क्या हो? कम।
और किस संपत्ति का अंतरण सदैव लिखित में ही होगा? तो जिस अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपया या उससे अधिक हो, चाहे 1 अरब हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, अभी आगे पूरा नहीं हुआ, इतना पहले समझिए। ऐसी दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकेगा, यानी कि रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 या 100 रुपये से अधिक की मूर्त संपत्ति है, वह अचल है, तो उसका विक्रय आपका कैसे होगा? तो देखिए कैसे भरमाता है, जो बेरेट की भाषा वही कवर करिएगा। केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा, यानी कि एक तो दस्तावेज पर लिखना पड़ेगा, और उस दस्तावेज को केवल लिखने से नहीं होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड, यानी कि पंजीकृत। अब यहाँ जो आपका मामला फंसता है, वह मामला फंसता है, देखिए अब एमपी का मॉडल देखिए। 100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति का विक्रय हो सकता है। तो अब देखिए क्या देगा, केवल लिखित द्वारा। दूसरा ऑप्शन देगा लिखित और पंजीकृत द्वारा, रजिस्टर्ड द्वारा। तीसरा ऑप्शन देगा लिखित, पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड, तथा 2 अनुप्रमाणक साक्ष्यों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बेरेट में क्या लिखा है भाई? क्या अनुप्रमाणक साक्षी का उल्लेख है कि नहीं? तो नहीं है, तो कई लोग यही गलती होती है। जब भी कोई विवाद उत्पन्न होगा, मैं बता दूं, सर्वप्रथम जो बेयर एक्ट की भाषा है, वही भाषा आप विवाद में अप्लाई करिएगा, और वही भाषा आयोग भी मानेगा। अब विवाद होने पर हाई कोर्ट भी मानेगा। अपने मन से भाषा न जोड़ दीजिए। जैसे 1-2 और हम बता रहे हैं उदाहरण इस पर, फिर एक बार याद रखिए भाई, किसकी आवश्यकता नहीं है इसमें? लिखित की है कि नहीं है? पंजीकरण की है, लेकिन किसकी बेयर एक्ट में किसका लोप किया गया है? अनुप्रमाणक साक्षी। मैं बताया भी था अनुप्रमाणक साक्षी के बारे में डिटेल में, एविडेंस में भी और टीपीए में भी। अब इसी को थोड़ा देखिए कैसे बेयर एक्ट की भाषा आपका गलत हो सकता है। 2-3 उदाहरण मैं और सटीक बता रहा हूँ जहाँ गलती ज्यादा होती है। सीआरपीसी में पूछा जाता है कि समन मामला कौन है? तो पहली वरीयता बेयर एक्ट को दीजिएगा, जो वारंट मामला न हो। ये मारिएगा, ये नहीं कि दंड की मात्रा पर खोदने लगे। पहली वरीयता, चारों ऑप्शन में क्या देखेंगे? एकदम बेयर एक्ट की भाषा, जो वारंट मामला न हो। दूसरा आपकी गलती होती है, एक पक्षीय भूल का प्रभाव, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के धारा 22 जो भी कारण हो, लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि एक्स पार्टी मिस्टेक का प्रभाव क्या होगा? तो 4 ऑप्शन देगा, वह संविदा वैध होगी, वह संविदा शून्यकरणीय होगी, शून्य होगी, और शून्यकरणीय नहीं होगी। तो जो बेयर एक्ट की भाषा है, पहली वरीयता वही देंगे। तो क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में? जो शून्यकरणीय नहीं है, वाइडेबल जो नहीं है, तो आपका माने वाइडेबल नहीं होगी। तो बेयर एक्ट की भाषा महत्वपूर्ण है। फिर बैक होइए कि 100 या 100 रुपये से अधिक की, 100 रुपये भी हम बता रहे हैं, अचल संपत्ति है, तो उसका अंतरण का मेथड क्या है? तो लिखित, और दूसरा क्या? रजिस्ट्री। ये 2 शब्द याद करके जाइएगा, एमपी के लिए बहुत भरमाता है यहाँ। अगला देखिए भाई, या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु, यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है। कोई उत्तर भोग है या कोई अमूर्त संपत्ति है, तो 2-3 तो अमूर्त संपत्ति बताइए जो दिखाई न दे, कुछ तो बताइए। सबसे अच्छा तो कॉपीराइट हो गया, और एक बौद्धिक संपदा चल रही है। हाँ, और तो कुछ बताइए। गुडविल, सुनाम, क्रेडिट, खास, ये दिखाई नहीं देते। तो इनका जब अंतरण करना है, तो अब ध्यान में रखिएगा, अच्छी बात है, ये जो है टेक्निकल बात है। अगर
उत्तरभोग का अंतरण करना है या किसी अमूर्त अचल संपत्ति का अंतरण करना है, तो ऐसी दशा में अब ये 100 रुपये का नियम भूल जाइएगा और चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 3 रुपया हो, 1 करोड़ हो, इसका जो अंतरण होगा सदैव लिखित में होगा और पंजीकरण द्वारा होगा। फिर एक बार पूरा कहानी देखिए, यही गलती होगी, दोबारा हम बता रहे हैं। अगर मूर्त अचल संपत्ति दे दे, 100 रुपया से कम की कीमत का दे दे, तो मौखिक भी अंतरण हो सकता है और लिखित और रजिस्टर्ड भी, दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मूर्त अचल संपत्ति है और कीमत 100 रुपया या उससे अधिक है, तो अंतरण सदैव लिखित में होगा और रजिस्टर्ड होगा, ये पंजीकृत होगा। हाँ, तीसरा नियम, अगर संपत्ति उत्तरभोग की है या अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त अचल संपत्ति जैसे गुडविल इत्यादि, इसका ट्रांसफर चाहे संपत्ति की कीमत कुछ भी क्यों न हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया, 200 रुपया, इसका ट्रांसफर याद रखिएगा हमेशा लिखित में और पंजीकृत द्वारा होगा। इसको हम लिखवाएंगे अलग से, ये नहीं कि भाई, क्योंकि 2 बार इसलिए बताया गया कि कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। विक्रय के बाद आप आ जाइए बंधक। बंधक में तो खूब पूछा जाता है, अब बंधक कैसे किया जाएगा, इसके लिए देखिए आपका जो सेक्शन काम करेगा 59 निकाल लीजिए भाई, 59 माने टीपीए की धारा 59। और देखिए टेक्निकल क्वेश्चन कौन बनता है, वहीं हमें टेक्निकल क्वेश्चन आपको बताना है कि कहाँ से आप गलती कर सकते हैं। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है जहाँ से आप गलती कर सकते हैं उसी गलती को बार बार बताया जाए ताकि गलती न हो। नहीं तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, बेरखी तो पढ़ना है, कौन दिक्कत है भाई, बैरक घर, लेकिन उसको तोड़ने की कला सीखिए ताकि घर पर पढ़िए तो हम ऐसे पढ़ें। देखिए एक एक शब्द हम बता रहे हैं 59 का। 59 देखिए, बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। हस्तांतरण पत्र मतलब मौखिक नहीं बल्कि क्या, लिखकर, इसका मतलब तो यही हुआ। अब देखिए, जहाँ की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है। अब आइए पहला नियम देखा जाए, 2 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, इसी में आपका गलती होगी। और ये बंधक के मामले में कौन सी धारा अप्लाई करेंगे, 59। ध्यान से एक एक शब्द देखिए, जहाँ की मूलधन, मूलधन माने जो उधार दिया गया है, संपत्ति का मूल्य नहीं बल्कि जो उधार, जहाँ की मूलधन 100 रुपया या उससे क्या हो, अधिक हो। अब देखिए कैसे, जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपया उससे या उससे अधिक है, वहाँ वह बंधक है जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न है। अब भिन्न है का मतलब कि एक बंधक इससे बाहर करिए, यानी कि भले मूल्य इतना हो लेकिन एक बंधक इससे बाहर कर दीजिए। वह कौन सा बंधक मिला, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, यानी कि स्वामित्व का कागज रखिए और पैसा उधार लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे बैंक में आप बंधक रखते हैं और अपना कागज ओरिजिनल रखते हैं और उससे क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब इसी बंधक के बारे में बहुत पूछा जाता है, पहले फिर एक तोड़ लिया जाए तब इसको समझा जाए। आगे देखिए सर, बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जाएगा। तो भाई अगर मूलधन की कीमत 100 रुपया या 100 रुपया से अधिक है और अचल संपत्ति को मार्गेज किया जा रहा है, तो मार्गेज कैसा होगा, तो लिखित आवश्यक है कि नहीं है। अब बताइए, 2 अनुप्रमाणक साक्षी कम से कम आवश्यक है कि नहीं है, और उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है कि नहीं।
तो फिर एक बार बताइए तो। लेकिन इस नियम का एक बंधक अपवाद भी है, और वह कौन सा अपवाद है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। आप फिर एक बार देखिए, पहले पूरा बेयरेक्ट हो जाए भाई, तब मॉडल बनाया जाए। आपका बेयरेक्ट अभी इतना तोड़ा गया, इसके बाद बेयरेक्ट की भाषा देखिए। जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये से कम है, तो एक और उदाहरण बना दिया जाए। जो उधार लिया गया है वह 100 रुपये से क्या बनाया जाए? कम। 100 रुपये से कम है, वहाँ बंधक या तो उपर्युक्त जैसे यानी कि लिखित में कर लीजिए, या आप उपर्युक्त जैसे या संपत्ति के परिदान द्वारा, यानी कि लिखित में न करके संपत्ति हैंडओवर कर दीजिए, लिखित में आवश्यक नहीं है। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, ध्यान से रखिएगा कोष्ट में। सिवाय सादा बंधक की दशा में, सिंपल मार्ग। इसका मतलब कि एक अपवाद इसका हो गया, कौन सा बंधक? सादा बंधक, सिंपल मार्ग। अब पूरा बेयर एक्ट हमने तोड़ दिया। अब इसी बेयर एक्ट का इंटेंशन निकाला जाता है, शब्दशः पढ़ा जाता है। अब एकदम ऊपर से हम चल रहे हैं भाई। सामान्य नियम ये है कि अगर जो धन उधार लिया गया है, माने मूलधन, ब्याज नहीं, किसका? मूलधन, अगर वह 100 रुपये या उससे अधिक है, तो सामान्य नियम यह है कि जब उसका मार्गेज किया जाएगा तो रट कर जाइएगा, लिखित भी होना चाहिए, अनुप्रमाणक कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होने चाहिए, गवाह सामान्य भाषा में, और उसका क्या होना चाहिए? रजिस्टर। तो बताइए, विक्रय और इसमें अंतर आया कि नहीं? विक्रय में क्या बात छूटी थी आपका ये, और बंधक में ये तीनों। भाई यही पॉइंट पकड़ना है एमपी के लिए। विक्रय में क्या छूटा था? अनुप्रमाणक साक्षी। बंधक में क्या आ गया? 2 गवाह। लेकिन इस नियम का एक बंधक अपवाद है। कौन सा बंधक है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा था। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल। किस बंधक का लिखित में होना आवश्यक नहीं है, या ये दे देगा कि किस बंधक का लिखित में होना, अनुप्रमाणक साक्षी होना और रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। तो एक बंधक है, तो वह कौन सा बंधक है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा। 2-3 क्वेश्चन और देखिए भाई इस पर। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का सरनेम, उपनाम पूछा जाता है, यूपी में भी आया था, सामयिक बंधक, इक्विटेबल मार्गेज। तो अब देखिए आपका 2 क्वेश्चन और मैं निकाल रहा हूँ। आपका किस बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है? तो आपका जवाब रहेगा हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। किसका लिखित में अनुप्रमाणक साक्षी और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो? तो कौन सा मारेंगे? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। और कौन बंधक का प्रकार नहीं है? ये उत्तराखंड फंसा दिया। तो सामयिक बंधक प्रकार नहीं है, कहा जाता है किस बंधक को? भाई असली नाम आपका क्या है? अब जैसे कि आपका बुआ कहते हैं, बबुआ कहते हैं, फेकू कहते हैं, पप्पू कहते हैं, ये कहा जाता है, ये प्रकार थोड़े हैं, नाम थोड़े हैं, ये कहा जाता है। तो उसी प्रकार इस बंधक को क्या कहा जाता है? सामयिक। लेकिन सामयिक बंधक कोई प्रकार, वो तो लोग प्रेम से कह देते हैं, पप्पू है, फेकू है, बुआ है, बबुआ है। आगे देखिए भाई, दूसरा नियम देखिए। अगर 100 रुपये से, दूसरा नियम पर आइए, अगर 100 रुपये से मूलधन कम है, तो सामान्य नियम यह है कि वह बंधक आपका मौखिक भी हो सकता है, और ये जो प्रक्रिया है इसको भी अपना के, पक्षकारों को विकल्प है, या तो मौखिक रखिए बंधक, या दूसरा कौन तरीका है? लिखित 2 अनुप्रमाणक साक्षी और रजिस्टर्ड कराइए, और संपत्ति को क्या करिए? दूसरे पक्षकार को डिलीवर। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, सतर्क रहना है। चाहे कीमत 100 रुपया से कम ही क्यों न हो, अगर बंधक कौन है? सिंपल मार्गेज,
तो इसका हर हाल में क्या होना चाहिए, लिखित में, और क्या होना चाहिए, दो अनुप्रमाणक साक्षी, और क्या होना चाहिए, आपका रजिस्टर। तो दोनों को अब एक साथ हम लेते हैं। किस बंधक का सदैव लिखित में पंजीकृत होना और दो कम से कम अनुप्रमाणक साक्षी होना किस बंधक के लिए अनिवार्य है? तो किसके लिए अनिवार्य है और किसके लिए अनिवार्य नहीं है? तो बताइए कौन सा बंधक केवल लिखित में ही हो सकता है? सादा। और किसका लिखित में कभी भी होना आवश्यक नहीं है? हक विलेखों के नीचे पर। भाई न किसी को आया हो तो बताइए, मैं इतना भाई बता रहा हूँ, अंदर जाकर न आया हो तो बताइए, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी भी कई लोग गलत करके आएंगे। इसको हम लिखवाएंगे अलग से क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। न आया हो तो बताइए, हम फिर बताने के लिए तैयार हैं, या बाद में भी पूछ सकते हैं अगर शर्मा रहा हो कोई। और शर्मा जाएंगे तो आपका कंपटीशन में भी शर्मा जाएंगे। न आए तो पूछिए, इतनी छूट है यहाँ कि भाई पूरा मौका दिया जा रहा है। ये राहुल गांधी जी जैसे नहीं कहा जा रहा है कि बोलने पर क्या लगा दिए हैं मोदी जी ने। अब कैसे बोल रहे हैं भाई, टेप कर दे रहे हैं तो हम कैसे अपनी बात बोलें। लेकिन यहाँ कोई बोलने पर रोक नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अगला देखिए भाई, अगला आपका बंधक के बाद जो संव्यवहार आता है वह आपका पट्टा आता है। तो पट्टा कैसे किया जाएगा? अब ये देखिए, जहां तक पट्टे की बात है, पट्टा कैसे किया जाएगा, स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान किया गया है। और आप सेक्शन जो निकाल लीजिए, 107 है ना, 107 निकालिए भाई, 107। खूब पूछा जाता है यहाँ से भी, देखिए ध्यान से भाई। सेक्शन 1, रुके 5 मिनट, अभी 5-10 मिनट बैठिए। सेक्शन 107 पट्टा कैसे किए जाते हैं, इसको भी अच्छे से तैयार रखना है। अगर एमपी देना है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। किस मॉडल से बनेगा, हर एक मॉडल मैं बता रहा हूँ, और हर एक मॉडल दिमाग में बैठना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है इसका। देखिए भाई, अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा होगा। यानी कि एक पॉइंट इसमें छूट गया, कौन? दो अनुप्रमाणक साक्ष्य। यही पॉइंट पकड़ना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जमीन को पट्टे पर दिया गया है 1 साल के लिए या 1 साल से अधिक के लिए, या तो ऐसी दशा में उस पट्टे का, आपका वह जो पट्टा किया जाएगा वह मौखिक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लिखित में। और उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है, अनिवार्य। फिर एक बार समझिए, अगर पट्टा कम से कम कितने साल के लिए, 1 साल। अब 1 साल से अधिक भी बढ़ सकता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, 2 साल हो, 99 साल हो, उससे मतलब कम से कम 1 साल के लिए हो। या पट्टा आपका ऐसा हो जिसमें कि वर्ष में एक बार किराया वसूला, वर्ष में एक बार किराया वसूला जाता हो, तो ऐसा पट्टा मौखिक न होकर केवल और केवल कैसे होगा, रिटेन में होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है, अनिवार्य। अगला देखिए, अचल संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो कब्जा देकर या मौखिक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जा द्वारा हो सकता है। अब आप लोग फिर बताइए कि अब यहाँ जो देखिए आपका कैसे क्वेश्चन एमपी यूपी में फंसाया है, ध्यान से समझिएगा। ए बी को 6 माह के लिए अपनी जमीन पट्टे पर देता है। देखिए हम बता रहे हैं उदाहरण, यह पट्टा कैसे किया जा सकेगा, बताइए। तो दे देगा आपका, मौखिक भी किया जा सकता है, केवल रजिस्ट्रीकृत और लिखत, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइए। क्यों दोनों मारेंगे? क्योंकि लिखत और रजिस्ट्रीकृत तभी अनिवार्य है जब पट्टे का समय 1 साल या उससे क्या हो, अधिक।
और इस उदाहरण में हम कितना समय रखे हैं पट्टे का? 6 माह। तो बताइए, फिर एक बार याद रखें, अगर 1 वर्ष से कम का पट्टा है तो वह पट्टा या तो मौखिक हो सकता है और संपत्ति का परिधान करके, या लिखित और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोनों विकल्प मौजूद हैं। लेकिन 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए पट्टा दे रहे हैं तो मौखिक नहीं होगा। केवल संपत्ति के डिलीवर करने से काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? लिखित भी और रजिस्टर्ड। लेकिन एक पॉइंट छूटा है, वो भी ध्यान रखिए। क्या नहीं होना चाहिए? 2 अनुप्रमाणक साक्षी। तो फिर एक बार पूरा कहानी। विक्रय में भी अनुप्रमाणक साक्षी नहीं दिया है, पट्टे में भी नहीं दिया है, लेकिन बंधक में था। ये पॉइंट पकड़े रहिए। अब आइए, एक जगह और पूछा गया है, 1 मास का पट्टा या मासानुमासी पट्टा। तो मासानुमासी पट्टा क्या मौखिक किया जा सकता है कि नहीं? संपत्ति का परिधान करके किया जा सकता है। लिखित और रजिस्टर्ड आवश्यक है कि नहीं? नहीं। ये रटे रहिए, मासानुमासी। अगला देखिए, पट्टा हो गया तो इसके बाद आपका एक्सचेंज या विनिमय आता है। 118 निकाल लीजिए धारा कि विनिमय की परिभाषा और विनिमय कैसे किया जाता है। तो बस एक लाइन बता दें, जैसे विक्रय होगा वैसे ही क्या होगा? विनिमय। देखिए भाई, एक लाइन बस याद रखना है, विनिमय कैसे किया जाएगा? तो विक्रय के समान। तो विनिमय देख लीजिए कैसे किया जाएगा, तो विक्रय कैसे किया जाएगा फिर याद रखिए। देख लें भाई, देखिए आपका सेक्शन 118 का सेकंड पैराग्राफ निकालिए। उसी में दिया है, विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। फिर एक बार इसको देखिए, यानी कि विनिमय कैसे किया जाएगा? जैसे संपत्ति का क्या किया जाता है? विक्रय। तो अब विक्रय कैसे किया जाएगा? इसका प्रावधान टीपीए के किस धारा में हमने बताया? 54। फिर एक बार हम बता दें, अगर अचल संपत्ति मूर्त है और कीमत 100 रुपये से क्या है? कम, तो मौखिक भी हो सकता है विक्रय, और लिखित और रजिस्ट्रीकृत। तो अगर विनिमय हो रहा है और जिस संपत्ति का विनिमय हो रहा है मूर्त संपत्ति है, दिखाई देने वाली, और कीमत कितना से कम है? 100 रुपये से कम, तो या तो संपत्ति हैंड ओवर करके कर दीजिए, या मौखिक कर दीजिए, या लिखित, सब चल जाएगा। लेकिन अगर विनिमय किया जाए और संपत्ति का मूल्य कितना हो, 100 या 100 से, तब तो भाई लिखित द्वारा होगा और रजिस्ट्रेशन भी क्या है? आवश्यक। लेकिन अगर विनिमय किया जाए उत्तर भोग का या कोई अमूर्त अचल संपत्ति का, तो उसमें आपका रकम न याद रखिएगा। ऐसे सभी मामलों में विनिमय आपका कैसे होगा? लिखित और रजिस्ट्रीकृत। यानी कि जो विक्रय का नियम है उसी को हमने फिर किस पर बताया? विनिमय। दान भी खूब पूछा जाता है। अब आ जाइए, दान कैसे किया जाएगा? तो अब देखा जाए, जहाँ तक हिबा या गिफ्ट या उपहार की बात है, दान कैसे किया जाएगा? ये सेक्शन 123 में दिया गया है। अब बैरक में निकालिए 123। स्पष्ट लिखा गया है कि अंतरण कैसे किया जाता है, यानी कि दान देना है तो कैसे देंगे? देखिए, अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी और रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ भी भरमा देगा। अगर किसी अचल संपत्ति का दान किया जाता है, चाहे उसकी कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ऐसा दान कैसे किया जाएगा?
तो लिखित में होगा, रजिस्ट्रीकृत होगा, और कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी? 2। फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती हो सकती है। अगर हिबा किया जा रहा है, वह किस संपत्ति का? अचल की चल? मैं बता रहा हूँ अचल। तो कैसे किया जाएगा? आपका लिखित में होगा, रजिस्टर्ड होगा, और 2 अटेस्टेड विटनेस होने क्या है? आवश्यक। ये किस में बताया गया? अचल की चल? अचल। अब चल का देखिए, जंगम संपत्ति के दान के, माने चल मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वोक्त प्रकार से, यथापूर्वोक्त मतलब कि आपका लिखित में 2 अनुप्रमाणक साक्ष्य और रजिस्ट्रीकृत, या भाई दूसरा तरीका है कि संपत्ति का परिधान करके, यानी कि मौखिक भी किया जा सकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप संपत्ति को क्या करिए? परिधान। जैसे कि चल संपत्ति है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पेन दूसरे को दान देना चाहता है, तो पेन चूंकि चल संपत्ति है, तो या तो उसको लिखित में करे, 2 गवाह रखे और रजिस्टर्ड करा दे, या दूसरा उपाय क्या है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप संपत्ति को क्या करिए? माने पेन को दूसरे पक्षकार को क्या करिए? परिधान। भाई ये किस संपत्ति के बारे में बताया गया? चल। यानी कि चल के लिए लिखित, अनुप्रमाणक साक्षी और रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं। आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। अंतिम जो संव्यवहार बचा, एक्शनेबल क्लेम बचा, यानी कि अनियोज्य दावा बचा। तो अनियोज्य दावा देखा जाए, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा? तो आपका लिखित और हस्ताक्षरित। देखिए भाई, आपका अनियोज्य दावे का अंतरण कैसे होगा? 131 में देखिए तो वही होगी धारा। फिर एक बार देखिए, ये भी पूछा जाता है, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा? तो आपका यहाँ भी अनुप्रमाणक साक्षी आवश्यक नहीं है, चाहे कितना भी धन हो, एक ही तरीका है, लिखित में, और उसको क्या करना? हस्ताक्षर। लास्ट में एक उदाहरण बनाया जाए, भाई याद करके जाइएगा, कैसे होगा अनियोज्य दावे का अंतरण? मौखिक के लिखित, हस्ताक्षरित होगा कि नहीं होगा? तो देखिए भाई, करवाया जाए, एक उदाहरण देखा जाए। ए बी को 500 रुपया उधार दिया था, ध्यान समझिए, कितना रुपया? 500। और ये एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि बी से ए 500 रुपया वसूल करने का कानूनन क्या है? हक रखता है। ए ने क्या काम किया कि इस धन की वसूली और धन को ट्रांसफर कर दिया सी को। सी को अब अधिकार हो गया कि वह बी से जाकर 500 रुपया क्या करे? वसूले। तो ए ने एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर किया, किसको किया? सी को। अब कंडीशन ये है कि जब ए सी को ये 500 रुपये का अंतरण कर रहा है, तो ढंग क्या होगा? तो ये ढंग टीपीए की धारा 131 में दिया गया है। ए मौखिक ट्रांसफर करेगा कि लिखित में? लिखित में। मौखिक काम नहीं करेगा। कैसे? हर हाल में, चाहे 1 रुपया हो या 500, उससे मतलब नहीं है, कैसे ट्रांसफर करेगा? और उस लिखित पर ए अपना क्या करेगा? हस्ताक्षर। तो बस ये, हाँ 130 में ही है, देख लीजिए एक बार। नहीं, उसमें सूचना 130 में आएगा भाई, वो फिर सुधार कर लीजिए। वो 131 में सूचना में हम नहीं बता रहे हैं भाई, ये आपका ढंग बताया जा रहा है, हो सकता है गलती। 130 ही है ना? फिर एक बार देख लीजिए लास्ट में, ताकि एक क्वेश्चन भाई आएगा यहाँ से, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अभी भी 50% लोग जाएंगे वहां तो गलत करके आएंगे। फिर हम एक बार बता रहे हैं, अनियोज्य एक धारा 130 के अनुसार एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा? तो 2 ही शब्द याद रखिएगा, लिखित और हस्ताक्षर। अब ये उसमें दिया रहेगा, अनुप्रमाणक साक्ष्य होने चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, सब